So today's first topic that we are going to take is the topic of enforcement directorate. Why we are discussing this body, why I am taking it in the current affairs class, because it is not covered in the static portion. So in generally you will see that in polity you will be covering constitutional bodies, in governance you will be covering some other bodies which are non-constitutional in nature, but this body is not covered anywhere, right? And now this body, enforcement directorate, which is nothing but an investigating agency, if I could say, and it is neither a statutory body, ना तो ये किसी law से form हुई है, it is neither a constitutional body, right? Neither a statutory body nor a constitutional body. तो कैसी body है सर, ये कैसे form कैसे की गई है? It has been formed by an executive order, right? Simple एक notification के through form किया गया है. So it's an executive body which has been formed in the year 1956 as enforcement unit and which was renamed in 1957 as enforcement directorate. But why we are reading about it? Because recently you must have seen that there has been a lot of instances where ED is in the news and there are a lot of articles which are coming with respect to ED. And the latest one was the arrest of Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal. उससे पहले आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल से एक केस आया था. उसी के बाद इसी हफ्ते अभी 2-3 दिन पहले you must have seen that our Prime Minister has mentioned in a speech that he was giving in West Bengal that he wants that all the seizures and the properties that are attached, that money can be sent back to the people who have lost that money, right? So basically इसके ऊपर एक इंडियन एक्सप्रेस में पूरा आर्टिकल आया हुआ था that what happens to the assets or the seizures and the confiscation that is being done by ED after the case is being done, right? So क्या प्रोसेस है, क्या किया जाता है, तो आज हम वो भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे. बट उसके अलावा ये बॉडी बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. आप देखेंगे बार बार ईडी और सीबीआई का नाम न्यूज़पेपर में आपको हर हफ्ते देखने को मिलेगा. सीबीआई इज जनरली कवर्ड इन योर गवर्नेंस चैप्टर और गवर्नेंस पोर्शन ऑफ द स्टैटिक. सो उसे मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, उसे मैं ब्रीफली आपको समझा दूंगा. बट वी विल बी कवरिंग एनफोर्समेंट बॉडी, राइट? सो ये समझ आ गया अब हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं. नाउ लेट्स बिगिन विद व्हाट इज दिस. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या करता है सर, किस टाइप की बॉडी है एंड क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या इसकी पावर्स है, क्या इसका बैकग्राउंड है, ये कैसे फॉर्म हुई है एंड इसके साथ क्या इश्यूज हैं. क्योंकि आप कंटिन्यूसली देख रहे होंगे दैट अपोजिशन इज सेइंग दैट ईडी एंड सीबीआई आर बीइंग मिसयूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? ये अपोजिशन का कहना है, मेरा कहना नहीं है. तो कैसे मिसयूज हो रही हैं और ऐसी क्या पावर्स हैं दैट ईडी हैज क्रिएटेड सच अ हैवॉक. पीपल आर बेसिकली पॉलिटिशियंस आर नाउ फियर ऑफ ईडी, राइट? आपने देखा होगा अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड केस आपने देखा होगा, आपने वेस्ट बंगाल में केस देखा होगा संदेश खलीकिया जो आपको देखा होगा. तो उससे पहले हमने देखा कि सिटिंग सीएम सोरेन वाज अरेस्टेड ऑल्दो ही ट्रांसफर्ड हिज पावर एंड मेड अ न्यू सीएम. सो उन्हें अरेस्ट किया गया. एंड इन ऑल दीज केसेस one thing is common, and what is common? Enforcement directorate. So enforcement directorate, it is an executive body, right? So it is neither a statutory body nor constitutional. Statutory body कौन सी होती है? Which are formed with the help of a law. पार्लियामेंट में एक लॉ पास किया गया, उसकी मदद से एक बॉडी इनेक्ट की गई. बट इसमें ऐसा नहीं है, राइट? कंस्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की हुई है, राइट? कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बॉडीज बताई हुई हैं, तो वो है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगा आपका, राइट? अब अगर हम बात करें कि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ना कॉन्स्टिट्यूशन में है ना इसके लिए कोई लॉ पास किया, तो ये कैसे आई? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू. एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट के थ्रू इसे नोटिफाई कर दे और ये बॉडी फॉर्म हो जाए, जैसे नीति आयोग को फॉर्म किया गया है, राइट? सो इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी. Now the second point is what it deals with. So it deals with, इसकी जो jurisdiction है वो बहुत limited है. If you talk about the types of cases that can be dealt by enforcement directorate, बहुत limited है और दो ही तरीके के major cases हैं जो ये deal करती है. It deals with cases of money laundering, deals with cases of money laundering, and the second type of cases that it deals with is of foreign exchange.
one more has been added with respect to fugitive economic offenders, which has been recently passed up. The government passed a bill in 2018 and that has also been added. But majorly ये सिर्फ इन्हीं दो टाइप के केसेस में ईडी जो है उसके पास पावर्स है, या उन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का काम किसके पास है? ईडी के पास है. Either the case should be related to money laundering or the case should be related to the foreign exchange, right? अब ये इन केसेस को डील करने के लिए यहां से पावर्स कहां से आती हैं? सो पावर्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एक्ट. सो ये ईडी का जो काम है वो क्या है? बेसिकली टू एनफोर्स सर्टेन एक्ट्स. कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिन्हें एनफोर्स करने की पावर किसको दी गई है? वो ईडी को दी गई है, राइट? सो इट एनफोर्सेस. अगेन दीज आर ऑल prelims related questions. Means maybe obviously you have to write an answer with respect to ED. This is the basic for that, right? But it enforces. यहां पे चार मेजर लॉज हमारे पास आते हैं जिन्हें ये एनफोर्स करती है, राइट? इट एनफोर्सेस. पहला हमारे पास लॉ आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002, राइट? जिसे हम बोलते हैं पीएमएलए. सो पहला काम क्या है? इसे मैं पहले क्यों लिख रहा हूं? आई एम नॉट राइटिंग इट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आई एम राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ कि जो मेन पावरफुल एक्ट है. पीएमएलए इज द मेन एक्ट विच गिव्स टीथ टू द ईडी, राइट? सो ईडी कैन बाइट whoever it wants, as they say in the as the opposition party says. So उसे ये टूथ किसने दिए? उसे ये टीथ किसने दिए? उसे इतना पावरफुल कौन बनाता है ईडी को? क्योंकि ईडी की तो अपने पास कोई पावर है नहीं. ईडी इंप्लीमेंट करता है पीएमएलए को, विच इज अ वेरी पावरफुल एक्ट. और इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए इसके अंदर बहुत सारी ऐसी पावर्स दी गई हैं जो ईडी एंजॉय करता है इसे एक्ट को एनफोर्स करने के लिए. सेकंड एक्ट दैट इज बीइंग एनफोर्स्ड बाय ईडी इज योर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999, जिसे हम बोलते हैं फेमा, राइट? आप कुछ जगह पे लिखा हुआ देखेंगे दैट ईडी ऑल्सो एनफोर्सेस फेरा, बट आपको ये समझना है दैट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा विच वॉज देयर प्रीवियसली, इट हैज बीन रिपील्ड नाउ, एंड उसकी जगह पे जो हमारे पास एक्ट आया दैट वाज फेमा. अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उसे रिपील करके फेमा क्यों लेके आए थे हम, राइट? वी विल बेसिकली आई विल टेल यू द बेसिक क्रोनोलॉजी ऑर्डर कि ऐसे क्या हमने यहाँ पे कैसे पावर्स दिए हैं ईडी को, राइट? सो इट एनफोर्सेस फेमा, राइट? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999, उसे भी ये एनफोर्स करता है. द थर्ड एक्ट विच इज बीइंग एनफोर्स्ड बाय ईडी इज योर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक Offenders Act of 2018, that is FEOA, right? So the third act which is enforced by ED is your Fugitive Economic Offenders Act. So ये हमें 2018 में बनाना पड़ा when we realized that there are a lot of fugitives which have fled the country and they are the economic offenders. जैसे कि आपने बहुत अच्छे नाम सुने होंगे. You must be aware about विजय माल्या, right? So Kingfisher, कैलेंडर, अगर कुछ भी नहीं देखा होगा तो एटलीस्ट कैलेंडर देखा होगा, राइट? सो किंगफिशर के जो मालिक थे नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, ये सब क्या है? इन्होंने इंडिया के अंदर कुछ इकोनॉमिक ऑफेंसेस किए एंड उससे पहले कि इन्हें अरेस्ट किया जाता या कुछ होता, व्हाट दे डिड, दे फ्लेड द कंट्री एंड दे आर नाउ रिसाइडिंग इन कंट्रीज लाइक यूके एंड सम अदर कंट्रीज, या तो जहां पे एक्सट्रेडिशन काफी डिफिकल्ट है या जहां पे इंडिया की एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज नहीं है या उन्हें इम्यूनिटी मिल जाती है, तो ये ऐसी कंट्रीज में भाग गए. तो इन ऐसे लोगों को डील करने के लिए हमने एक एक्ट बनाया, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 2018, और उसको एनफोर्स करने की पावर किसको दी? वापस से उसको एनफोर्स करने की पावर हमने दे दी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को.